और पिछली बार जब मैंने ध्रुववादी की धुरंधर वाली वीडियो पे रिस्पांस वीडियो बनाई थी तो उस वीडियो में मैंने बोला था कि ध्रुव एक बेवकूफ मैनिपुलेटर है। आज मैं इस चीज के लिए माफी मांगना चाहूंगा। मुझे नहीं लगता दोस्तों कि ध्रुव एक बेवकूफ मैनिपुलेटर है, क्योंकि मुझे अब यकीन है कि वो एक बेवकूफ नहीं बल्कि एक महा बेवकूफ मैनिपुलेटर है। 3 महीने पहले इसने धुरंधर 1 को प्रोपेगेंडा घोषित करने की पूरी कोशिश करी अपने चाइल्डिश, सेंसलेस और बियॉन्ड स्टूपिड लॉजिक्स के साथ, और अब धुरंधर 2 को प्रोपेगेंडा घोषित करने के लिए ही इस नीचता पर उतर चुका है कि पाकिस्तान होने वाले हिंदू और सिख माइनॉरिटीज की बैंक डॉक्यूमेंटेड प्रोसिक्यूशन को इग्नोर कर रहा है, उसका मजाक बना रहा है। नॉन टेररिस्ट कॉन्स्पिरेटर ISI एसिड और साथ ही सीरियल क्रिमिनल अतीक अहमद से सिंपथाइज कर रहा है, और एक बार फिर ये फिल्म नहीं बल्कि ये अपनी वीडियो के थ्रू हिंदू मुस्लिम हेट को एजिटेट कर रहा है, इंसिनुएट कर रहा है। आज की वीडियो में मैं एक बार फिर से ये प्रूव कर दूंगा विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। ये रिसर्च में चेरी पिकिंग और एक्सट्रीम नेगेटिव मैनिपुलेशन तो करता ही है टू प्रूव हिज पॉइंट, लेकिन इस बार ये अपनी मोदी और बीजेपी सरकार के टुवर्ड्स हेट में इतना ज्यादा अंधा हो चुका है that he has turned completely inhumane towards the plight of the people who have suffered at the hands of terrorism and religious persecution। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट। मैंने कल की वीडियो देखना मत भूलना, क्योंकि उस वीडियो में मैं इन डिटेल तुम्हारे को दिखाऊंगा कि कैसे धुरंधर 2 के रिव्यू के नाम पर हमारी नेशनल पब्लिकेशंस लाइक द हिंदू, द वायर एंड क्विंट हमारे शहीदों को बता रही है इंसेंस और साथ ही सिंपथाइज कर रही है टेररिज्म। तो अब आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं कुत्ती तबेरदे की नूरू मसाज ऑनेस्टली सेइंग ओपनिंग। तो सबसे पहले ये फिटकरी कहती है कि नो, धुरंधर को देख के बीजेपी को वोट डालेंगे। आसाम की सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने पब्लिकली बोला जो लोग धुरंधर देखने जा रहे हैं वो बीजेपी को वोट करें, जो धुरंधर देखने जा रहे हैं वो बीजेपी को वोट डालने वाला है। अच्छा है मेरे लिए, मतलब इसने जनता को अपनी रीजनिंग की तरफ दिमाग से पैदल समझा हुआ है। ये हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो स्टेटमेंट दी कि जो लोग धुरंधर देखेंगे वो तो बीजेपी को ही वोट डालेंगे, ये अपने आप में ही एक निहायत ही बेवकूफाना स्टेटमेंट तो है ही, जो आप एक पॉलिटिशियन से बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन ध्रुव को इस स्टेटमेंट में क्या मिला? इसको मिला एक वॉस्प ऑफ द लॉट, एक लो हैंगिंग फ्रूट जिसको ये बहुत ही इजीली अपनी नैरेटिव बिल्डिंग में यूज कर सकता है। अब धुरंधर देखने के बाद बीजेपी को वोट पड़ेंगे तो इस हिसाब से 11 मार्च 2022 में आई थी द कश्मीर फाइल्स, जिसकी बात हर धर्म में हुई थी, और 5 में 2023 में आई थी द केरला फाइल्स, जिसकी भी अच्छी खासी बात हुई थी। अब इन दोनों फिल्मों को देखने के बाद 2024 के इलेक्शन में बीजेपी के नारे की तरह अब की बार 400 पार हो जाना चाहिए, क्योंकि 13 और इस बेवकूफ मंत्री के हिसाब से तो लोग फिल्म देखते वोट डालते हैं। लेकिन नहीं, साल 2024 के इलेक्शंस में बीजेपी ने क्या सोचा था और क्या हुआ उनके साथ, इसमें बहुत डिफरेंस था। बहुमत सोच रहे थे और बनाना क्या पड़ा, अलायंस की सरकार 240 सीटें ही दे पाए, 272 सीटों से पीछे रहे। अबे शाखा लाकर बूम बूम की पेंसिल चलता इतनी भी बेवकूफ नहीं है जितनी तो समझता है। एक होती है सॉफ्ट इन्फ्लुएंस और एक होता है हार्ड इन्फ्लुएंस लेड एक्शन। जनता अगर धुरंधर देखकर थिएटर से बाहर इम्प्रेस निकल रही है, लेकिन बाहर जाते ही पॉल्यूटेड हवा, गंदा पानी, सड़कों पर ट्रैफिक जैम और सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे झेल कर वो वापस घर जा रही है, तो उसमें इतनी अकल है, उसको इतनी समझ है कि कौन सी सरकार की तरह काम कर रही है। लेकिन नहीं, वो धुरंधर देख के वोट डाल रही है ना। तू गैंग्स ऑफ वासेपुर से बहुत इम्प्रेस था, तो तू क्या चाकोबारी करने लग गया? तूने अपना गैंग बना लिया, मुंह में ब्लेड रखते घूमने लग गया। अबे तू पागल बादल है क्या? फिल्म में इतने झूठ भरे हैं, इतने झूठ भरे हैं, इतने झूठ भरे हैं, इतने झूठ भरे हैं। अरे लिया मियां जरा सब्र का दामन थामिए, नहीं तो इस साहब ई आने की पत्तियां लग जाएंगी। अब मैं तुझे बताता हूँ मर्दाना राखी सावंत की इस फिल्म में कितने झूठ भरे। ख्वाजा शाहिद, अब्दुल बतौवी, अब्दुल रहमान मक्की, सैयद खालिद रजा, मोहम्मद रियाज, परमजीत सिंह पंजवा, अबू कासिम दाऊद मलिक, सैयद नूर शाहरुवार, इम्तियाज आलम और जबूर मिस्त्री। ये 11 टेररिस्ट रियल लाइफ में लाइन से मारे गए थे एट द हैंड्स ऑफ द अननोन गनमैन, और इनकी डेट ऑफ डेथ भी मैंने मेंशन कर दी है साथ में, और उस हिसाब से बीजेपी की सरकार थी। तो ब्लैकिंग है तो झूठ है ना। 26/11 के अटैक्स के बाद खुद अजीत डोवाल ने ये बोला था कांग्रेस को कि पाकिस्तान को UN में घसीटो और इन पे सैंक्शंस लगाओ। लेकिन ये भी झूठ है ना। SDGP प्रशांत कुमार जो फिल्म में ये कैरेक्टर है, इन्होंने मल्टीपल इंटरव्यूज में ये बताया है कि अतीक अहमद कितना खूंखार गैंगस्टर था और योगी आदित्यनाथ की सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी कैसे थी इनके अगेंस्ट। If I get bad at your dog and that very prosperous state, Lana has to be concluded. So he gave a brief that Zino Dala अब ये भी झूठ दिखाया गया है ना। अतीक अहमद के ISI के साथ जबरदस्त लिंक्स दिखाए गए हैं फिल्म में, और उसने खुद इन रियलिटी ऑन रिकॉर्ड ये कन्फेस किया है कि हाँ मेरे बहुत जबरदस्त टाइज थे, मेरे को आर्म्स एमिनेशन और मनी मेक की थी ISI से। लेकिन फिल्म ने तो ये भी झूठ दिखाया गया है ना। दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में रहता है और ये बात बच्चे को पता है। ये बात हमारी इंडियन डिप्लोमेट टू पाकिस्तान मिस्टर जाम ने बोली। 2020 में खुद पाकिस्तान सरकार ने एक नोटिफिकेशन में मेंशन करे 3 नाम जो मास्टरमाइंड थे बिहाइंड द 26/11 टेरर अटैक्स इन इंडिया। पहला नाम था हाफिज सईद, दूसरा मजूर अजहर एंड गेस फॉर तीसरा कौन था? तेरा खुद दाऊद इब्राहिम। इंडियन इंटेलिजेंस के पास ये पुख्ता
खबर थी कि ISI दाऊद को पाकिस्तान में शेल्टर ऑफ प्रोटेक्शन देगी अगर वो इन रिटर्न 30% ऑफ हिज इनकम लगाएगा किसमें, ISI के टेरर प्लान्स में जो इंडिया में एग्जीक्यूट करना चाहती है। और इंडियन इंटेलिजेंस को हमेशा से ये बात भी पता थी कि दाऊद ही वो आदमी है जो ISI को हथियार और असला बारूद मुहैया कराता है दहशतगर्दी के लिए हिंदुस्तान में। फॉर एग्जाम्पल बाबरी मस्जिद खाने के लिए He the one who gave the ISI through ISI 4,000 kilos of RDX and 2,000 AK-47 and all during the Babri Masjid demolition. अब ये सारी चीजें स्टार्टिंग विद दाऊद पाकिस्तान में है। ISI उसको प्रोटेक्ट कर रही है और वो ISI के टेरर प्लान्स को अपने इंडिया कनेक्ट्स के इंडिया प्लस के थ्रू फंड कर रहा है। और फिल्म में एक शॉट भी है जहाँ वो राम मंदिर की अनाउंसमेंट सुन के चिढ़ जाता है। ये सारी चीजें फिल्म में दिखाई गई है, लेकिन तेरे हिसाब से ये सब कभी हुई नहीं है, झूठ है। किसी बाप का बहने जाता बेरा नापातला खटीर है, लेकिन काम भर में नेता बना अंडे तू। Then he goes on to say कि इस फिल्म से देश का इतिहास रीराइट करने की कोशिश करी जा रही है। इसके जरिए देश का इतिहास रीराइट करने की कोशिश की जा रही है। अबे थामा तुंजी छाप इंटेलेक्चुअल, तूने पद्मावत के टाइम खुद ये बात बोली थी कि अगर एक फिल्म से हिस्ट्री रीराइट करी जा सकती है तो जाओ जाकर अपनी फिल्म बना लो। पद्मावती मूवी को पोस्ट करने में लोग कहते हैं कि भाई हमारी हिस्ट्री बिगड़ रही है इस मूवी की वजह से। तो भाई अगर एक मूवी हिस्ट्री को बिगाड़ सकती है तो जाओ तुम भी फिल्म डायरेक्शन पे फोर्स करो, अपनी मूवी बनाओ, रिलीज करो, जो दिखाना दिखाओ। और आप तो अपनी बात को खुद ही काट रहा है। और अगर तेरे हिसाब से धुरंधर एज अ फिल्म हिस्ट्री रीराइट करने की कोशिश कर रही है हमारे देश की, तो फिर आशुतोष कुमार के चूड़ा अकबर के साथ, संजय लीला बंसाली पद्मावत के साथ और आसिफ मुगल आजम के साथ क्या कर रहे हैं, गिल्ली डंडा खेल रहे थे। वो एक्चुअल हिस्ट्री मैनिपुलेशन थी इन द नेम ऑफ सिनेमैटिक लिबर्टी। राजी फिल्म की कहानी इस कदर मैनिपुलेट कर दी गई, इस कदर बदल दी गई कि ऑथर तक को पता ही नहीं था कि उसकी कहानी के साथ हुआ क्या। उसको पॉडकास्ट पे इंटरव्यू पे आते ये बोला भाई ये तो शर्मनाक चीज करी है इन्होंने। कॉन्ट्रैक्ट में ये भी था कि मुझे डायरेक्टर कट दिखाया जाएगा, और उन्होंने क्या किया, उसको डिप्रेशन स्टेट में लाया गया और दिखाया गया एज इफ किसी मुसलमान औरत ने बहुत बड़ी गलती कर दी भारत के लड़ने के लिए। जनगण मन कहा कि वहाँ फिल्म को खत्म होना चाहिए, ना कोई तिरंगा दिखाएगा ना जनगण मन हुआ। अगर उसको सही मायने में दिखाते तो उसने तिरंगा को सल्यूट किया था। इन लेजिटिमेट केसेस ऑफ स्टोरी मैनिपुलेशन इन द नेम ऑफ सिनेमा जो बॉलीवुड में एग्जिस्ट करते हैं, इन पर कभी तुमने अपनी थूथड़ी नहीं मचाई अमेरिकन मोबाइल। और कमाल की बात यह है कि ये उन इवेंट्स को झुटला रही है जो लोगों ने खुद जिए है। फिल्म झुटला रही है डिमोनेटाइजेशन के इकोनॉमिक और सोशल इम्पैक्ट्स को। ध्यान से सुन मेरी बात बंटू बाहुले। फिल्म में डायरेक्टर आदित्य धर ने डिमोनेटाइजेशन को सिर्फ और सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से दिखाया। पूरी फिल्म में एक भी डायलॉग शॉर्ट या सीक्वेंस नहीं है जो ये बता रहा हो, ये हिट तक भी कर रहा हो कि नेशनली सेलिब्रेट करा गया था डिमोनेटाइजेशन को। और बीजेपी को खुद ये बात अच्छे से पता है कि डिमोनेटाइजेशन इकोनॉमिकली कितना बड़ा डिजास्टर था। वो आज तक इलेक्शन कैंपेनिंग में वोट मांगने के लिए डिमोनेटाइजेशन को यूज नहीं करते। अब राजू रामपुरा तूने फिल्म देखी भी है कि नहीं? ऐसा करना न सिर्फ देश की इंसल्ट है बल्कि सभी देशवासियों का अपमान करता है। अब देशवासियों के इंटेलिजेंस का मजाक तो तू बना रहा है, उनकी सोचने समझने की कैपेबिलिटीज का अपमान तो तू कर रहा है। बार बार ये फोर्सफुली इंप्लाई करके कि जनता को पता ही नहीं है कि इकोनॉमिक डिजास्टर था डिमोनेटाइजेशन। और आप जब जनता देखना चाहती है धुरंधर को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द डिमोनेटाइजेशन शोन इन द फिल्म तो कह रहा है मतलब एक चीज होती है रीडिंग द रूम। और इस केस में ये बहुत क्लियरली मुझे समझ आ रहा है कि तुझे समझ नहीं आ रहा कि लोगों को फर्क नहीं पड़ता, वो फिल्म फिर भी देखना चाहते हैं। तूने बादाम और अंजीर को ओवरनाइट पानी में भिगोकर खाया कर हर सुबह दिमाग में ताकत आई। और इस सब के पीछे मकसद सिर्फ एक, नरेंद्र मोदी की एडवर्टाइजमेंट। मोदी की एड का मकसद है फिल्म का 3 hour 49 मिनट लंबी चौड़ी फिल्म में से कुल मिलाकर 2 से 2.5 मिनट मोदी जी की बात हुई होगी, और वो भी इनडायरेक्ट की। और बाकी 3 घंटे 45 मिनट हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी की कैपेबिलिटी की बात करी। जैसे हमारे इंटेलिजेंस एजेंट्स बिहाइंड द एनिमी लाइंस एम्बेड हो जाते हैं एक्सेप्शनल तरीके से, वो दिखाया गया। इंडियन स्पाइस को जबरदस्त ट्रेनिंग कैसे दी जाती है कि कैसे वो किसी को मैनिपुलेट करे, कैसे वो वेपन्स को हैंडल करे, वो दिखाया गया। एनिमी स्टेट में एज अ स्पाई पकड़े ना जाए इसके चलते खतनी तक करा लेते हैं अपनी, ये दिखाया गया। बॉलीवुड की हिस्ट्री में पहली बार है बॉलीवुड ने दाऊद के रन बॉलीवुड नेक्सस के अगेंस्ट स्टैंड लिया, वो दिखाया गया। ये सब नहीं दिखा तुझे मोंटू। अब ये सब पर्दे पे चलता हुआ तेरी आंखों तो दिख रहा है, लेकिन मोती अभी तेरी आंखों में नहीं, तेरी बुद्धि में। और ये सब तेरा दिमाग कैसे प्रोसेस कर पाएगा जब तू YRF की वॉर 2 को, जिसने इंडियन इंटेलिजेंस को जापानी सर्कस बना के दिखाया था, उसको YRF से प्रमोशन के लिए पैसे लेकर वीडियो बनाकर बेहतरीन बता रहा। और जहाँ तक रही एडवर्टाइजमेंट की बात, तूने आप पार्टी की बनाई गई डॉक्यूमेंट्री
अनब्रेकेबल को अपने चैनल पे अपलोड किया और आज भी वो वहाँ है। तो ये क्या एक पॉलिटिकल पार्टी की एडवर्टाइजमेंट नहीं हुई? तूने अपनी वीडियो में डायरेक्टर आदित्य धर को प्राइम मिनिस्टर मोदी का जूता चाटते हुए दिखा दिया। तो फिर इस हिसाब से तो मियाँ तुम केजरीवाल साहब की चूतरों पर चुम्बन करते हो गए। और एक्सप्लिसिटली बीजेपी की एडवर्टाइजमेंट करने वाली कौन सी वाहियात फिल्में हैं उनका नाम भी मैं तेरे को बता देता हूँ, क्योंकि तेरा होमवर्क भी मुझे करना पड़ रहा है। बिल्लू ढोलक वाले डेजस 2023, केरला फाइल्स 2 साल 2025, मोदी का पता गाँव 2017, पीएम नरेंद्र मोदी साल 2019, द साउथ स्टोरी साल 2025, अजय 2025 और केसरी भी 2025। थोड़ा सा दिमाग और थोड़ा सा गूगल ओके यूज करेंगे ना तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके अब सुनो इस बाय के डिस्क्लेमर की अंडरस्टैंडिंग। फिल्म कहती है कि एक फिक्शनल वर्क है इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स। ये कहना ही अपने आप में एक साफ झूठ है। अब यही होता है जब कपाल में मस्तिष्क नहीं नफरत भरी हो। तो रियल लाइफ इंसिडेंट्स को उठाकर उन रियल लाइफ इंसिडेंट्स में से रियल लाइफ लोगों को उठाकर एक कम्प्लीटली फिक्शनल या फिर सेमी फिक्शनल कहानी में सिनेमा में आज से नहीं डाला जाना है। ये हमेशा से होता आया है। फॉर एग्जाम्पल द इमिटेशन गेम, ओपेनहाइमर एंड ब्लैक हॉक डाउन, ये सारी की सारी मास्टर क्लास फिल्में रियल लाइफ इवेंट्स से स्ट्रॉन्ग इंस्पिरेशंस ड्रॉ करती है और फिर इनकी कहानियों को सिनेमैटिक या क्रिएटिव लिबर्टी लेते हुए फिक्शनलाइज करती है। और इन फिक्शनलाइज कहानियों में रियल लाइफ लोगों की बहुत सारी चीजें ली जाती है, इंक्लूडिंग समटाइम्स देयर नेम्स। और यही चीज डिस्क्लेमर में मेंशन करी जाती है, सब तो सुपारी जो तू पढ़ रहा है। और ये डिस्क्लेमर में इसलिए प्राइमरली मेंशन करी जाती है ताकि फिल्म के रिलीज के बाद कोई लॉ सूट ना हो जाए मेकर्स के ऊपर। ये बात सिनेमा 101 है भाई, ये आज से नहीं हर पिक्चर में हमेशा से होता आया है। या तो सिंगल सेंड ऑर्गेनिज्म अमीबा है क्या? या अगर ओसामा बिन लादेन जिंदा होता और उसे अपनी पब्लिक इमेज सुधारनी होती तो आदित्य धर उसके लिए फिल्म बनाता, ओसामा द मिसअंडरस्टूड फिलैंथ्रोपिस्ट। अब ये एक ऐसी फिल्म जो हमारे अनसन हीरोज को, हमारे नेशनल स्पाइस जिन्होंने अपनी जिंदगी खत्म कर दी नेशनल सिक्योरिटी की, फॉर एग्जाम्पल रविंद्र कौशिक द ब्लैक टाइगर, अजीत डोभाल, नीरा आर्य और मोहन लाल भास्कर जैसे स्पाइस को सेलिब्रेट कर रही है, उसको ये कंपेयर कर रहा है एक व्हाइट वॉशिंग सपोज्ड फिल्म से ओसामा बिन लादेन। वाह बेटा चड्डन लाद वाह, तू जा पहले जुगनू हंसेगा फिर मैं बोलूंगा हंसता रहेगा जुगनू। भाई मुझे तेरा 10वीं पास का सर्टिफिकेट देखना है, क्योंकि तेरी बात है तो 10वीं फेल 12वीं तेरे बालों जैसी है। और बीजेपी की इस ऐड में मुसलमानों को बारबैरिक दिखाया जाता है। फिल्म के शुरू में ही एक सीन है जहाँ पाकिस्तान में एक सिख आदमी को फेक ब्लास्फेमी चार्जेस पर जिंदा जला दिया जाता है। इस सीन में पाकिस्तानी मुसलमानों को ब्लास्फेमी के नाम पर माइनॉरिटीज को प्रोसिक्यूट करते हुए दिखाना गलत है। दीपू चंद्रदास एक हिंदू झूठे ब्लास्फेमी के केस पर पहले सड़कों पर नंगा करके घसीटा गया, फिर उसको नंगा करके एक पोल से बांध कर बेरहमी से मारा गया और फिर उसको जिंदा जला दिया गया बाय ए मुस्लिम रेडिकलाइज्ड मॉब इन बांग्लादेश। ऐसे और कैसे सुन तू अलादीन का तोते जो तू जानते हुए भी अनजाने कर रहा है। ये यूरोपीय पार्लियामेंट का डॉक्यूमेंट है जिसमें एक्सप्लिसिटली मेंशन करी गई है द वायलेंस अगेंस्ट माइनॉरिटी हिंदू एंड क्रिश्चियंस इन पाकिस्तान। साल 2020 में पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में एक क्रिश्चियन चर्च को तोड़फोड़ करके आग लगा जाती है और उनकी लैंड कब्जा ली जाती है। मई 2020 में 21 हिंदुओं के घरों को आग लगा दी जाती है सिंध प्रोविंस में, और एक विलेज में एक हिंदू वुमन को सेक्सुअली असॉल्ट किया जाता है और उसकी फैमिली को बेरहमी से अटैक किया जाता है। पाकिस्तान की खुद की ह्यूमन राइट्स कमीशन रिपोर्ट ने 2019 में ये स्टेट किया था कि 1000 से ज्यादा फोर्स्ड कन्वर्जन हिंदू और क्रिश्चियंस के टेक प्लेस करते हैं पाकिस्तान में। इन पाकिस्तान नॉट ओनली आर रिलीजियस माइनॉरिटीज अटैक्ड, दे आर आल्सो डिनाइड एनी गवर्नमेंट सपोर्ट और एड इन रिलेशन टू कोरोना वायरस। साल 2024 में पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने ये खुद एक्नॉलेज किया था कि पाकिस्तान में रिलीजियस माइनॉरिटीज लाइक हिंदूज, सिख्स एंड क्रिश्चियंस फेस टेरर अटैक्स। आसिफ also highlighted that many victims with no connection to blasphemy allegations were targeted due to personal vendettas। और इसमें ऐड करते हुए इस मिनिस्टर ने ये तब बोला कि even smaller Muslim sects are not safe in Pakistan, which is a very shameful situation। Hindus, Sikhs and other minorities in Pakistan persistently encounter issues like forced conversions, abductions, murders and assaults on their religious sites। और 2022 में भी इस फिल्म में भी उस बेचारे सिख कैरेक्टर के ऊपर एक झूठा ब्लास्फेमी का केस लगाया जाता है बाय रेडिकलाइज्ड मुस्लिम मॉब। और इसने ये सब जानते हुए सबसे पहले तो क्या किया, जहर उगलते हुए फिल्म में क्लियरली बात हो रही है अबाउट द रेडिकलाइज्ड मुस्लिम मॉब्स बेस्ड इन पाकिस्तान। पाकिस्तानी मुसलमानों की बात हो रही है, इंडियन मुस्लिम्स की बात नहीं हो रही है। लेकिन इसने बड़ी चालाकी से वो लाइन ही ब्लर कर दी कम्प्लीटली और इसको बना दिया क्या इंडियन हिंदू और इंडियन मुसलमान के बारे में। इसने इंडियन मुस्लिम्स को और रेडिकलाइज्ड पाकिस्तानी मुस्लिम मॉब्स को एक ही कटघरे में लाके खड़ा कर दिया। कन्वीनियंटली फिल्म नहीं कर रही, ये कर रहा है हिंदू मुसलमान के बीच एजिटेशन भड़काना, नफरत भड़काना। एट दिस पॉइंट इनरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट तुम हिंदू हो
हो या फिर तुम मुस्लिम हो, ये इस नरेशन के साथ क्या कर रहा है और ये सुनने के बावजूद भी तुम इसको आइडेंटली फॉलो करते हो और इसको सुनते हो ना, तो तुम धुरंधर छोड़ो, अपनी बेवकूफी का इलाज करो। अगर फिल्म का हीरो मोदी की तारीफ करता तो उससे ज्यादा असर नहीं पड़ता, लेकिन अगर फिल्म का सबसे बड़ा विलन मोदी की तारीफ कर रहा है तो ऑडियंस अलग लेवल पर कन्विंस होती है। हमें देश का एक लॉन्गेस्ट नॉन एनिमी, एक लॉन्गेस्ट नॉन इस्लामिक टेररिस्ट फिल्म में देश के लीडर यानी कि देश के प्रधानमंत्री और फिल्म में उनके लिए डिसीजंस, जिन डिसीजंस ने उसके सारे नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया फिल्म की कहानी के अनुसार, वो टेररिस्ट इन चीजों को एड्रेस करता है अपने ही महकमे के लोगों के बीच, तो इसमें इन लॉजिकल भी क्या है? अगर तेरे ताऊ ओसामा बिन लादेन पर फिल्म बने और उस फिल्म में ये दिखाया जाए कि भैया जॉर्ज बुश ने नेस्तनाबूद कर दिया उसकी सर्च में अफगानिस्तान को, और वो अपने महकमे के लोगों के बीच में ये बात बैठ के कह रहा है कि भैया अफगानिस्तान खत्म कर दिया जॉर्ज बुश ने, तो क्या ये सुन के अमेरिकन लोगों को एजिटेट हो जाना चाहिए कि नहीं भाई हमारे प्रधानमंत्री हमारे प्रेसिडेंट के बारे में तो ये बोल दिया ओसामा ने? और ये देख जब अतीक अहमद की यूपी सरकार ने अन्न फाड़ कर बिरयानी कर भी दी तो रोता हुआ ये बोल रहा था कि भैया सरकार उधर मास्टर दो जो बिल्कुल मध्य में मिल रहा है मासेरी कहेगी नहीं माफिया गिरे जब उसे कैसे तारीफ करवा दी तुमने सरकार की? अब कोई लॉजिक भी तो उसको तो तू प्रेजेंट कर। मैंने इस वीडियो में जो भी कुछ आपको अभी तक बताया है ओपनिंग हुक से लेकर एक के बाद एक एविडेंस प्रेजेंट कर, एक के बाद एक एविडेंस। कौन से एविडेंस मियां शौकत? अबे बबलू बकैती एविडेंस मैं दे रहा हूँ तुझे, जो तू दे रहा है वो है एनेक्डोट्स, जो तू दे रहा है वो है तेरे अपने पर्सनल ओपिनियंस फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ हेट, फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रिक्टली चेरी पिग लेफ्ट विंग न्यूज। हमें यार अपना मेरे को ऐसा लग रहा कि मैं बहस क्या बीन बजा रहा हूँ, इससे अच्छा तो मैं अपनी बेटी को डेज ऑफ द वीक समझा देता। फिल्म कहती है कि अमेरिका मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना चाहता, लेकिन 2014 में जिस दिन इलेक्शन रिजल्ट्स आए उसी दिन यूएस के प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने मोदी को पर्सनली कॉल करके बधाई दी थी। 1 मिनट करोड़ रुपए मोदी तू फिर से मैनिपुलेशन कर रहा है। पहली बात तो पूरी फिल्म कहीं भी ये चीज एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं करती कि यूएस का कोई भी ऐसा मंसूबा था कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को प्राइम मिनिस्टर ना बनने दे। ये मैनिपुलेट कर रहा है फिल्म के उस सीन को, उस डायलॉग को जो मेजर इकबाल का बाप दलियाते हुए उसे बोलता है कि मेजर इकबाल तूने तो बार के अमेरिकन डॉलर्स भिजवाए थे। Now there's a huge difference between Americans giving American dollars and Pakistan giving American dollars। वो पाकिस्तान जो लिटरली अमेरिकन डॉलर्स की भीख में जिंदा है, और इसने इस चीज को भी मैनिपुलेट कर दिया, इग्नोर ही कर दिया इस चीज को, और मुंह फाड़ के क्या बोल दिया कि अमेरिका चाहता था फिल्म में कि प्राइम मिनिस्टर मोदी प्राइम मिनिस्टर बनेगा, और अपने फ्लॉड आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए रैंडम आर्टिकल्स चिपका रहा है रिसर्च के नाम पे। उन आर्टिकल्स में ये बता रहा है कि देखो भैया अमेरिकन को तो पहले ही पता था कि मोदी प्राइम मिनिस्टर बनेगा, और उससे पहले वो उससे मिलने आए। इस हिसाब से तो साफ 2020 में केजरीवाल से भी दिल्ली में कौन मिलने आया था? अमेरिकन एम्बेसडर। तो क्या उनको ये पता है आज की डेट में कि आने वाला प्राइम मिनिस्टर वही बनेगा? अबे तू पागल है क्या? अगर तुम्हें अभी तक लग रहा था कि ना कि भरी हुई है बेवकूफाना स्टेटमेंट से, इसकी पूरी वीडियो में ये वाली स्टेटमेंट सुनो था। 2018 में पाकिस्तान के फॉर्मर ISI हेड लेफ्टिनेंट जनरल असाद दुरानी ने खुद कहा कि ISN मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर प्रेफर करता है। यानी असल में ISI चीफ ने कहा कि उसे मोदी पसंद है, और फिल्म में क्या दिखाया जा रहा है ठीक इसका उल्टा। बाय सेइंग दिस की फिल्म में हुआ क्या उल्टा ये कहना चाह रहा है कि असलियत में ISI तो खुश थी कि मोदी जी का इलेक्शन हो गया, लेकिन फिल्म पे तो ISI डरी हुई थी कि भैया मोदी जी का इलेक्शन हो गया, वो चाहती नहीं। यार इस गधे ने धुरंधर 1 वाली वीडियो में क्या बोला था कि इंडिया ने तो कभी भी अपने स्पाइस को क्लेम करा ही नहीं, और यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि ISI के हिसाब से हम अपनी फिल्मों में चीजों को दिखाएं। ISI का एच चीफ जो एक नॉन टेररिस्ट कॉन्स्पिरेटर रह चुका है, वो ये बोल रहा है कि मोदी जी का इलेक्शन हो गया, हमें मजा आ गया, तो हम यही फिल्म में दिखाना चाहिए था। अब ISI क्या बोल रही है उसके हिसाब से आदित्य दत्त को फिल्म में अपने लीडर की चुनाव दिखाने चाहिए थे। अब यार ये छोटा चेतन क्या बोलता है, इसे कुछ भी समझ आता है। अब इसके बाद डेस्परेशन में आकर, क्योंकि इसको आदित्य दत्त को एंटी नेशनल बताना है, तो ये किस चीज को पकड़ लेता है? सोशलिज्म को और NGOs को। इस डायलॉग में सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा ये है कि ISI इंडिया की यूनिवर्सिटी बीजेपी ने इसे अब जिस डायलॉग के बारे में ये बात कर रहा है ना, और जिन NGOs को ये रेफर कर रहा है, डायलॉग उन NGOs को रेफर करता ही नहीं। जे टेरर फंडेड NGOs की बात हो रही है, इम्प्लाइड है, वहाँ से इसने मुंह मोड़ लिया। मैं तुम्हें उनके नाम बताता हूँ। कश्मीर पर बहुत सारे ऐसे NGOs पकड़े गए थे जहाँ पे पाकिस्तान टेरर फंड्स को पार्क कर पा रहा है, और NIA ने बहुत बार ये एविडेंस पाया है कि जो मुस्लिम NGOs है वहाँ पर पाकिस्तानी फंड पार्क होते आए हैं, और ये फंड बाद में कहाँ ट्रांसफर हुए? मदरसों में। और ये मैक्सिमम फंड्स अनरिपोर्टेड और अनअकाउंटेड फॉर निकल जाते
एनजीओ की कोई बात नहीं हुई है फिल्म में। वीडियो की रनिंग लेंथ को लंबा करवाई गई है अपने फ्लोर लॉजिक को प्रूव करने के लिए। इसने एमनेस्टी इंटरनेशनल को घसीट लिया जिसके केसेस ही अलग है, ग्रीन पीस को घसीट लिया जिसका केस ही अलग है। तो इसी चक्कर में मैं भी तुम्हारे को ये बता रहा हूँ एनजीओ वाली बात फिल्म में कुछ ऐसा इम्प्लाइड है नहीं। फिर इसका ये आर्ग्यूमेंट सुनो जहाँ पे ये बता रहा है कि हिंदू राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस को फंडिंग मिली है और वो पेंट करना चाह रहा है हिंदू राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस को एज टेरर ग्रुप्स। सबसे इंटरेस्टिंग बात है अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के दौरान यूएस गवर्नमेंट के फेडरल रिलीफ फंड्स में से $833,000 अब अगर हिंदू राइट विंग ग्रुप्स को फंडिंग मिली है तो कहा यह एविडेंस है कि वो रेडिकलाइजेशन के लिए फंड्स यूज हुए हैं। कितने हिंदू तुझे आज तक जय श्री राम बोलकर भटकते दिख गए? कितने टेररिस्ट अटैक दुनिया में आज तक हिंदू राइट विंगर्स ने करे हैं? अब सुन ग्लोबल टेररिज्म डेटाबेस के स्टैट्स। 64,678 Islamist terrorist attacks have taken place worldwide between the years of 2001 up until 2024 और बाकी के सारे रिलीजन्स को मिलाकर सेम टाइम पीरियड में कितने रिपोर्ट हुए हैं टेरर अटैक्स? 900 से 1600। ये है नाम वर्ल्ड की टॉप 18 टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के। और अल जजीरा के आर्टिकल की हेडलाइन चिपका रही अपने फ्लॉड आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि ये आर्टिकल की हेडलाइन और इसकी बॉडी कॉपी दोनों ही मिसलीडिंग है। इसकी वीडियो की तरह आर्टिकल की बॉडी कॉपी सिर्फ ये बताती है कि राइट विंग ग्रुप्स को मिला था फंड, कहीं पर भी एलिज नहीं करती कि वो फंड यूज हुआ था रेडिकलाइजेशन के लिए या फिर जिन्हें टेरर अटैक्स के लिए। लेकिन ये ऐसे प्रेजेंट कर रहा है कि भैया देखो राइट विंग हिंदू ऑर्गेनाइजेशन को पैसा मिला, अब वो रेडिकलाइज होंगे। पूरे का पूरा आर्टिकल इसने पढ़ा और उस आर्टिकल में से इसके प्रोपेगेंडा को सपोर्ट करने के लिए सिर्फ हेडलाइन बनवाई थी तो हेडलाइन चिपका दी। फिर आ जाता है डिमोनेटाइजेशन पर जिस पे इसको आना ही। ऐसा फैसला जो बीजेपी खुद के सपोर्टर्स जस्टिफाई नहीं कर पाते उसे आदित्य धर ने नेशनल सिक्योरिटी मास्टर स्ट्रोक में कन्वर्ट कर दिया। अब चिंटू चटक उस टाइम डिसीजन सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए ही लिया था, लेकिन बीजेपी सरकार की कैलकुलेशन अराउंड डिमोनेटाइजेशन इकोनॉमिक इम्पैक्ट इतनी ज्यादा खराब, इतनी ज्यादा फ्लॉड थी कि वो इंसेनली बैकफायर कर दी। डिमोनेटाइजेशन इंडिया के लिए इकोनॉमिक डिजास्टर था, कोई भी डिनाई नहीं कर रहा। और आदित्य धर ने फिल्म में भी नोटबंदी को, डिमोनेटाइजेशन को नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से ही दिखाया है, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से नहीं दिखाया। फिल्म में 7,000 करोड़ का जो अमाउंट बताया जाता है वो भी इमेजिनरी ही है। फिल्म में डिमोनेटाइजेशन की ग्लोरिफिकेशन और जस्टिफिकेशन तब होती जब ये दिखाया जाता, फिल्म इज अ विजुअल मीडियम राइट, ये दिखाया जाता कि भैया सेलिब्रेशन के सीन और सीक्वेंसेस डाले गए हैं कि भैया मोदी जी ने नोटबंदी कर दी तो लोगों की जिंदगी पलट गई, बताइए गदगद हो रहे हैं उसी में। आदित्य दत्त की जो चॉइस थी बीइंग द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म वो उसने एग्जीक्यूट करी बिल्कुल वैसे ही जैसे डायरेक्टर विशाल भारद्वाज ने हैदर में अपनी चॉइस एग्जीक्यूट करी थी, एक्सरसाइज करी थी मार्संड सन टेम्पल को शैतान की गुफा बताते हुए। और भाई चलो फिल्म में डिमोनेटाइजेशन को देखकर अपने दिमाग में ये बना रहे हैं कि वाह देखो मोदी जी ने कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक मारा था, वो उतने ही गधे हैं जितना गधा तेरा ये वीडियो है। और फिर ये अपनी वीडियो के आखिर में लिटरली सिंपथाइज द ISIT नॉन इंडियन एसेट यानी कि अतीक अहमद की किलिंग उसकी डेथ से। अब आते हैं शहर के सबसे डिस्टर्बिंग सीन पर, और ये जेन्युइनली डिस्टर्बिंग है क्योंकि ये रियल लोगों की रियल मौत को एंटरटेनमेंट की तरह पेश करता है। अतीक अहमद ISI का असेट तो था इंडिया में, लेकिन उसके रीजनल क्राइम्स कितने ग्रूसम थे उसके बारे में सुन। अतीक अहमद ने एक काम किया, जमीन के टुकड़े के लिए बाप और बेटे को पैर में नंगे तार बांधते जनरेटर में लाया और करंट लगा के। अतीक अहमद ने एक आदमी को सिर्फ गाड़ी बैक करने के नाम पर रेनबे के नीचे चला गया। लोकसभा में नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ओम बिरला ने उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। श्री अतीक अहमद का निधन 15 अप्रैल 2023 को 7 वर्ष की आयु में प्रयागराज में हुआ। अब ये सवाल दिवंगत आत्माओं में तिब्बती मौन रहेगी। अगर ये इंटेलिजेंस ऑपरेशन था तो पार्लियामेंट में ट्रिब्यूट क्यों दिया गया? ट्रिब्यूट क्यों दिया गया? अब घोड़ू वो ट्रिब्यूट नहीं होता। पहली बात तो उसको मॉर्निंग बोलते हैं। जो भी MP होता है उसका डिमाइस हो जाता है, उसकी चेयर को द चेयर दैट ही होल्ड्स उसके रिस्पेक्ट में मॉर्निंग करी जाती है, मौन रखा जाता है 1 मिनट का। ट्रिब्यूट का मतलब होता है किसी को उसकी अचीवमेंट्स के लिए बहुत प्रेज करना। फिर कहता है ये इंटेलिजेंस का ऑपरेशन था तो क्यों किए यू मॉर्निंग? अगर ये इंटेलिजेंस ऑपरेशन था तो पार्लियामेंट में ट्रिब्यूट क्यों दिया गया? अब वो मॉर्निंग इसलिए करी गई ताकि वो इंटेलिजेंस का ऑपरेशन हर इंटेलिजेंस की ऑपरेशन की तरह इंटेलिजेंस का ऑपरेशन ही लगे। इंटेलिजेंस ऑपरेशन लाइने नहीं चाहिए, वो इंटेलिजेंस ऑपरेशन है तभी वो इंटेलिजेंस ऑपरेशन होते हैं यार। किसको अफरोड खिला हुआ है तभी कहता है इंडिया को स्पाई क्लेम तो लेना चाहिए अपना, पर आप कह रहे हैं इंटेलिजेंस ऑपरेशन को इंटेलिजेंस ऑपरेशन की तरह क्यों एग्जीक्यूट और शो ऑफ किया गया? अगर वो सांसद ने मॉर्निंग नहीं करते तो सबको लगता कि इन्होंने ही किलिंग कराई है तो इंटेलिजेंस ऑपरेशन था। इंटेलिजेंस पार्ट मिस हो जाता तो ये मेजर इकबाल इलियास कश्मीरी से वो है इंस्पायर, तो उसको अभी कैसे मरता हुआ दिखा दिया जब वो 2011 में मरा था। इस बात का जाता है। पहली बात तो आदित्य धैर्य धुरंधर किसी भी टीम में मत है, आज तक ये बात क्लेम नहीं करी कि इलियास कश्मीरी पर स्ट्रिक्टली बेस्ड
है मेजर इकबाल द कैरेक्टर सिर्फ और सिर्फ मेजर इकबाल की अपीयरेंस की इंस्पिरेशन ड्रॉ करी गई है स्ट्रिक्टली डायरेक्टली फ्रॉम इलियास कश्मीरी। अगर ये थोड़ा सा पढ़ लेता ना, और वो सारे सोशल मीडिया पे गधे जो अभी तक बोले जा रहे हैं रिपीट पर ये कि भैया इलियास कश्मीरी तो डायरेक्टली मेजर इकबाल है फिल्म के अंदर, नहीं वो नहीं है। इलियास कश्मीरी पाकिस्तान के लिए भी इक्वल ही टेरर थ्रेट था जितना बड़ा टेरर थ्रेट वो इंडिया के लिए था। अगर वो डायरेक्टली स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑफ होता तो ये भी दिखाना पड़ता आदित्य को फिल्म के अंदर। लूजली इंस्पायर्ड कैरेक्टर बनाया मेजर इकबाल और उस पर जैसे एग्जीक्यूट करना था डायरेक्टर्स क्रिएटिविटी चॉइस के तहत वो उसने कर दिया। आई स्वेयर टू गॉड इन ऑल ऑनेस्टी दिस मैन एंड हिज आर्ग्यूमेंट्स आर टायरिंग। 95 out of 100 things that he actually tells have no substance or research, actual credible research backing them. ये वीडियो की कंसेप्शन से पहले ही, लिखाई से पहले ही दिमाग में एक आइडिया बना लेता है और फिर वही चीजें ढूंढता है जो उसकी आइडिया वो सपोर्ट करती है। आई एम सो ग्लैड कि इस फिल्म ने जितना पैसा कमाया दबा के तमाचा है वो ऐसे लोगों के मुंह पर, और अभी वो 1000 करोड़ कमाई है भूसा भी पड़ेगा। He is literally perpetrating Hindu-Muslim hate in India in his video and his followers are absolutely dumb and blind to see that. Please make it make sense for आप तक कहना है इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना। और हाँ, कल की वीडियो जरूर मत भूलना, उसमें सुचरिता डैडी को भी लपेटा है मैंने। सारे के सारे ये जितने भी एक्सट्रीम इन्होंने एक लॉबी बना ली है ना, और ये धुरंधर के नाम पे शहीदों को गलिया रहे हैं, जो इनका मन कर रहा है वो बोल रहे हैं, टेररिस्ट को सिंपथाइज कर रहे हैं, रोमांटिसाइज कर रहे हैं विद द आइडिया ऑफ टेररिज्म। सबको मैंने कॉल किया है, उस वीडियो को देखने में मजा आएगा तो वो वीडियो मत देखना भूलना। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। अब मैं थक चुका हूँ भाई।